Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. So today I am going to discuss about the living word from biology of chapter 1, the living word. Okay students, सबसे पहले हम आपको बच्चों बताना चाहेंगे कि द लिविंग वर्ड होता क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग वर्ड? लिविंग वर्ड जो होता है कंप्राइजेस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है वही आपका लिविंग वर्ड कहलाता है. डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी. ठीक है, जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं हमारे, ऑल लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनमें वो ब्रीथ कर सकते हैं, ईट मीन्स खा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, विच कैन मूवमेंट मीन्स वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जा सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ उनमें सेंस होते हैं, यानी वो किसी भी चीज को, सेंस में जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं उससे हम किसी भी चीज को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बच्चों आप पहले भी जानते होंगे थोड़ा सा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं. जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ये आपके डू नॉट ईट, ग्रो, ब्रीथ या मूवमेंट एंड रिप्रोड्यूस. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग से हमारा इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है और इकोसिस्टम में आपके क्या आ जाएंगे नॉन लिविंग थिंग्स में? टेम्परेचर है, वाटर है, एयर है, रॉक, ये सभी हमारे किस में आ जाएंगे? नॉन लिविंग थिंग्स में. ठीक है, और लिविंग थिंग्स में हमारा क्या आएगा? जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, आपकी फंजाई है, बैक्टीरिया है, ये सभी आपके किस में आ जाएगी बच्चों? लिविंग थिंग्स में आ जाएगी. ठीक है, तो आपने सबसे पहले आपको मैंने मतलब बताया कि लिविंग वर्ड का मतलब क्या है, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो डाइवर्सिटी है वही आपके लिविंग वर्ड में आती है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, आप क्लास 11th में गए हो क्लास 10 से, तो सबसे पहले तो आप बायोलॉजी लिए हो, तो आपको बायोलॉजी का मीनिंग पता होना चाहिए कि बायोलॉजी मीन्स होता क्या है. कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोलॉजी, बायोलॉजी से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि बायोलॉजी विच इज अ नेचुरल साइंस. ये क्या है? ये नेचुरल साइंस है जो कि किससे रिलेटेड है? विद द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो है स्टडी करते हैं. यानी बायोलॉजी को हम लाइफ साइंस के नाम से भी जानते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज लाइफ साइंस. ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो बायोलॉजी जो है आपका, ये जो बायोलॉजी है इसके फादर जो थे, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो एरिस्टोटल, जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे एरिस्टोटल, उन्हें कहा जाता है, एरिस्टोटल वाज नोन एज द फादर ऑफ द बायोलॉजी. ठीक है, अब देखिए इस बायोलॉजी को बच्चों 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया है. बायोलॉजी जो है विच डिवाइडेड इनटू 3 मेन ब्रांच. ठीक है, उसका जो फर्स्ट ब्रांच है वो है जूलॉजी. अब जूलॉजी का मतलब है कि जिसमें हम स्टडी करते हैं किसका? एनिमल्स का. जूलॉजी मीन्स जिनमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स का. बॉटनी जिसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स का, यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स. एंड माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों? यानी माइक्रोबायोलॉजी जिसमें कि हम, ये आपका तीसरा ब्रांच है जिसमें कि हम स्टडी करते हैं किसका? सिंपल माइक्रोब्स का, यानी माइक्रोस्कोपिक जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं. ठीक है, तो आपने देखा कि बायोलॉजी जिसके कि फादर एरिस्टोटल जाने जाते हैं, और इस बायोलॉजी को 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो बायोलॉजी है इसके अंदर आप बहुत सारे इसके ब्रांचेस को, इसके बारे में आप देखोगे. जैसे हम बात करते हैं आपसे कि अगर आप देखते हो कि बायोलॉजी में जूलॉजी के बारे में किसने बताया था, जूलॉजी के बारे में किसने समझाया था कि उसमें कितने एनिमल्स होते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं. ठीक है, तो जूलॉजी के जो फादर हैं वो भी एरिस्टोटल जाने जाते हैं. एरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ जूलॉजी कहे जाते हैं. ठीक है, इसके साथ अगर हम बॉटनी की बात करते हैं कि जिन बायोलॉजिस्ट ने बॉटनी के बारे में बताया, यानी प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स की स्टडी को बताया, उनका नाम था थियोप्सिस्टस. वे बॉटनी के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ बॉटनी कहे जाते हैं. ठीक है, और ये जो माइक्रोबायोलॉजी है आपका, ये आपका छोटा ब्रांच है जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप्स के जो भी हैं आपके माइक्रोब्स जो हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं. किसके अंदर बेटा? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर. ठीक है,
इसमें आपके बायोलॉजी में ही आपका जो है बेटा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, बायो केमिस्ट्री एंड बायो फिजिक्स। ठीक है, तो आज जो बायो फिजिक्स या बायो केमिस्ट्री जो है इसका कंट्रीब्यूशन हमारे आज के मॉडर्न बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके साथ ही बच्चों सेल बायोलॉजी भी है हमारा। सेल बायोलॉजी का मतलब जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, हमने आपको बताया था, पहले भी बताया था। तो सेल क्या है? सेल तो हमारा जो है सबसे बड़ी चीज है। सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, हमारे लाइफ जिंदगी का। ठीक है, फिर सेल से ही आपके टिश्यूज बने, ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज कॉल्ड टिश्यूज। फिर टिश्यू से आपके ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम है, फिर ऑर्गन सिस्टम से पर्टिकुलर आपका ऑर्गेनिजम्स तैयार हुआ है। तो इस तरीके से ये सभी जो थे हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड थे, और बायोलॉजी के अंदर हम इतनी सारी चीजों को हम समझते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें आप सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान से देखिए। आप एनसीईआरटी का हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, द लिविंग वर्ड एनसीईआरटी का है। इसमें आप देख रहे हो कि आप इसमें ध्यान से देखिए बच्चों की जो भी हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हैबिटेट होता है इन विच बी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पे कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम फाइंड करते हैं। इसमें आप देखते हो यहाँ पे क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आपका कोल्ड माउंटेन्स हो गया, डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? यानी पतझड़ वन। ठीक है, जिसमें आपके पत्ते जब आपके गिरने लगते हैं। ठीक है, ओशियन आपके सागर हो गया, फ्रेश वाटर लेक हो गया। ठीक है, यानी अनसाल्टेड जो भी वाटर होता है अनसाल्टेड। ठीक है, डेजर्ट हो गए, हॉट स्प्रिंग हो गई। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ अ गैलोपिंग हॉर्स। अब ये क्या होता है गैलोपिंग हॉर्स? मतलब वे घोड़े जो आपके बहुत ही फास्ट स्पीड से दौड़ते हैं। ठीक है, आपका माइग्रेटिंग जो है आपके बर्ड्स हैं। माइग्रेटिंग बर्ड्स का मतलब क्या होता है कि वे बर्ड्स दे माइग्रेट फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर किसके लिए जाते हैं? फॉर फूड के लिए जाते हैं, फॉर ब्रीडिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, तो फॉर जैसे कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि माइग्रेट करके साउथ से कहाँ चले जाते हैं? नॉर्थ में चले जाते हैं गर्मी के दिनों में। ठीक है, क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे वो अपने जो है रिप्रोडक्शन के लिए जाते हैं, ब्रीडिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काफ़ी चीज़ें हमारे जो है वर्ड में, जो लिविंग वर्ड है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। द वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की मतलब काफ़ी फूलों की वैली आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे मतलब ये सब काफ़ी जो हैं काफ़ी वंडरफुल चीज़ें हैं जिन्हें कि हम अपने आसपास अपने लोकेलिटी में हम देखते हैं। ठीक है, और अब देखिए बच्चों, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? वो है कि हमारी मेन हम जो बात करना चाहते हैं वो है हमारी लाइफ। हमारा लाइफ क्या है, हमारा मतलब व्हाट इज लिविंग क्या है। ठीक है, अब हम इसमें इस चीज पे हम देखते हैं कि जो हमारा लिविंग है वो क्या है, व्हाट इज लिविंग। ठीक है, आप ये देख रहे हो ना, व्हाट इज लिविंग। अब आप एक चीज ध्यान से इसमें देखिए बच्चों कि जो भी लिविंग, हमने पहले ही आपको बोल दिया था कि जो भी लिविंग थिंग्स होती है वो ब्रीथ कर सकती है, वो जो है आपकी किसी भी चीज को ईट मतलब खाना पीना खाती है। ठीक है, डाइजेशन उसमें होता है, उसमें जो है आपका मैंने आपको बताया था कि उसमें ग्रो होता है, वो ग्रो कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, उसमें सेंस होते हैं। तो ये सारी जो आपके जो कैरेक्टर्स, जो आपके जो भी ये सारी चीजें हैं, ये हमने किस में बताया था? लिविंग थिंग्स में बताया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, यानी हम सब में वो एबिलिटी होती है कि हम अपने इन्वायरमेंट के, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास के वातावरण में, पर्यावरण में जो भी चीजें होती हैं उस चीज को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है हमारे जो माइंड में इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या कहे जाते हैं? यूनिक फीचर्स बोले जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही वन कैन एड फ्यू मोर फीचर्स। इसके अलावा भी कुछ और फीचर्स हैं, जैसे आप मेटाबॉलिज्म देख लीजिए। मेटाबॉलिज्म में हम आपको मैंने पहले भी क्लास में बताया था, मेटाबॉलिज्म जो है इसमें आपके कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आएगी। ठीक है, साथ ही साथ एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है कि हम में वो एबिलिटी होती है जिसमें कि हम सेल्फ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इट्स सेल्फ बाय इट्स ऑन पावर, यानी इनमें जो होता है अपने समान
जो भी रिप्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें किस में देखने को मिलती हैं, लिविंग्स में देखने को मिलती हैं। अब देखिए, हमने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि जो भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ग्रो करते हैं, ठीक है, ग्रो करने के साथ ही साथ वो उनकी जो मास है वो बढ़ेगी, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स के जो भी मास है या नंबर्स है वो आपके बढ़ते हैं। और ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ये आपके ग्रोथ के दो मतलब ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे। अब इसमें देखिए बच्चों, अब हम बात करें अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो बच्चों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मैंने आपको पहले बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन विच बॉडी मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, यानी जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है और उनकी जो भी ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो भी होती है, यानी उनमें जो भी डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो किसके थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। यानी यूनिसेक्स जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज विच कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ सिंगल सेल, उनकी जो सिंगल सेल होती है उसी की मदद से परफॉर्म होती है, उसी की हेल्प से परफॉर्म होती है। बट अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो लॉट्स ऑफ सेल से बनी हुई है, मिलियन ऑफ सेल से बनी हुई है, बट क्या ऑल सेल्स विच कैन परफॉर्म ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज? नो, ऐसा नहीं होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सभी सेल्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकती हैं हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में, उनमें हमारी कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं विच कैन परफॉर्म ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। जैसे आप देखते हो नर्व सेल हो गया, मसल सेल है, आपका ब्लड सेल है जिसमें आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह आ जाएंगे, बोन सेल है, ओवम है, स्पर्म है, यानी सम स्पेसिफिक सेल्स, यही जो सेल्स हैं वही हमारी जो भी हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है उनमें परफॉर्म करती हैं। तो हम बात कर रहे थे, देखिए बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे थे, आप ऊपर देख रहे हो कि जो आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ध्यान से देखिए बच्चों, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाई सेल डिवीजन। ये किसके थ्रू ग्रो करते हैं? सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं। सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन में आपका माइटोसिस और मियोसिस बेटा आएगा। माइटोसिस वो होता है जिनमें आपके सिंगल पेरेंट से आपके जो भी दो डॉटर सेल्स जो हैं वो डिवाइड होकर के बनते हैं, यानी सिंगल पेरेंट विच कैन कैपेबल फॉर प्रोड्यूस टू न्यू ऑफस्प्रिंग और न्यू इंडिविजुअल, यानी टू न्यू ऑफस्प्रिंग और टू न्यू इंडिविजुअल्स, यानी अपने समान दो न्यू ऑर्गेनिजम्स को ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है। विच इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, यानी इसे हम क्या कहते हैं? जो माइटोसिस होता है ये इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है, ठीक है। यानी इसमें जो पेरेंट होती है वो अपने समान सेम एग्जैक्ट कॉपी जो है वो प्रोजेनी को बर्थ देती है। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में क्या होता है? इनमें आपके जो भी हैं, आपके जैसे मेल और फीमेल गैमेट्स की हम बात करते हैं तो वो दोनों मिल करके आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, यानी ये जो होता है आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी इसमें हाफ जो है वो मेल गैमेट से कैरेक्टर्स जो है बच्चे में आते हैं, प्रोजेनी में आते हैं, और हाफ जो है 50% वो फीमेल से आते हैं, मदर से आते हैं, ठीक है। यानी इसमें मदर पैटर्नल और मैटरनल दोनों से ही कैरेक्टर्स आकर के जाइगोट को बनाते हैं। यानी जो बच्चा होता है उनमें इसे लिखा जाता है ना कि जो आपका मियोसिस होता है, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें आपके क्या होते हैं? इसमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों कि जो आपका ग्रो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, मतलब मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपके प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे और ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, यानी ये ग्रो करते हैं किसकी मदद से? बाई सेल डिवीजन की मदद से। प्लांट्स में ये जो ग्रो करते हैं सेल डिवीजन के थ्रू, ये कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन, यानी जो भी प्लांट होता है, अब आप पूछोगे बेटा कि ये लाइफ स्पेन क्या होता है? व्हाट इज लाइफ स्पेन? लाइफ स्पेन का मतलब होता है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, ठीक है। वो क्या कहलाता है? वो आपका लाइफ स्पेन कहलाता है, यानी जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर के जब तक हमारी नेचुरल डेथ नहीं होती है उस दौरान जो भी हम अपनी लाइफ सरवाइव करते हैं वो क्या कहलाता है? वो हमारा टोटल लाइफ स्पेन कहलाता है बच्चों। और जितने भी जीव होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबकी लाइफ स्पेन बिल्कुल
अलग अलग होती है, ठीक है। और किसी भी जीव की लाइफ स्पेन उसके शेप और साइज से डिपेंड नहीं करती है, कि किसी भी कोई भी दो जीव है अगर वो शेप और साइज में एक समान है तो उनकी जो लाइफ स्पेन होगी वो एक जैसी होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्लांट्स में जितने भी प्लांट्स होते हैं सबकी लाइफ स्पेन अलग होती है। जैसे हम पीपल के प्लांट की बात कर लें, ठीक है, आपके जो है आप उसके अलावा अगर हम और किसी अदर प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, तो सबकी लाइफ स्पेन क्या है, सबकी जो लाइफ स्पेन है वो बिल्कुल अलग है। इसी तरीके से एनिमल्स में भी सबकी लाइफ स्पेन क्या है, ह्यूमन बींग्स की लाइफ स्पेन अलग है। आपके एनिमल्स में जो भी आपके कैट है, डॉग हैं, जो भी हैं, चाहे आपके जो भी आपके एनिमल्स हैं, उन सब की लाइफ बिल्कुल क्या है, सेपरेट है, अलग है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होता है वो किसकी द्वारा होता है, सेल डिवीजन के द्वारा होता है, और ये कंटिन्यूसली यानी इनके पूरे लाइफ स्पेन के थ्रू आउट लाइफ जो है होता रहता है। बट अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो ये जो ग्रोथ होता है ये उनमें सर्टेन एज तक ही देखने को मिलता है। जैसे बच्चा कोई भी, हम एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो हम में क्या होता है कि जो भी एक एज होती है लड़के या लड़की की, जैसे गर्ल्स जो होती हैं उनमें आफ्टर जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्ट होने के बाद यानी 14-15 ईयर्स के बाद जो है लड़कियों की जो लेंथ है, लंबाई है, जो है नहीं बढ़ती है, ठीक है। बॉयज की अगर हम बात करते हैं तो बॉयज में भी टीनेज तक ही जो होता है 18 to 19 ईयर तक ही उनकी जो भी है लेंथ, जो है लंबाई है, जो भी ये चीजें वो है उनकी बढ़ती है। यानी इसको कहा जा सकता है कि हमारे जो एनिमल्स होता है उनमें जो ग्रोथ होता है वो आपका, उसको हम कह सकते हैं कि वो एक सर्टेन एज तक ही वो ग्रो करते हैं, वो बढ़ते हैं, ठीक है। जो आपकी सेल डिवीजन होती है अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। अब देखिए जो सेल डिविजन्स क्या होता है, जैसे कुछ टिश्यूज होते हैं, कुछ जैसे ऐसे होते हैं जो कि रिप्लेस कर देते हैं सेल्स जो है, कुछ सेल्स जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारे अंदर काफी सेल्स होते हैं, तो कुछ सेल्स उसमें आपके क्या होते हैं, लॉस्ट होते हैं, उसके जगह फिर कुछ नए सेल्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का ये प्रोसेस होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इनमें भी जो ग्रो होता है वो सेल डिवीजन के थ्रू होता है, लेकिन इनमें जो होता है आपका, आपको मैंने पहले ही बताया था कि इनमें आपका सिंगल जो होते हैं सेलुलर, जो आपके यूनिसेलुलर होते हैं उनमें सिंगल सेल के ही थ्रू सारी चीजें होती हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखिए, इसमें जो आपका आता है कि जैसे आप तो वैसे भी जानते हो कि जो हमारी सेल्स होती है उसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख पाते हैं, ठीक है, सेल्स काफी छोटी होती हैं, ठीक है। सो अगर हम हायर एनिमल्स और प्लांट्स की बात करते हैं, इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास। इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर का जो बॉडी मास है वो बढ़ता है, और वही क्या कहलाता है, जो हमारा बॉडी मास है। नहीं, आप बच्चा देखते हो कि कोई भी अगर आप किसी प्लांट्स को भी लगाते हो तो पहले वो छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर तब जा करके मतलब उसमें टाइम लगता है बढ़ने में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो पहले हम छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा बॉडी मास बढ़ता जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, विच इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। वो क्या कहलाता है, हमारा ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। अगर हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये भी ग्रो करते हैं, ऑल्सो ग्रो इफ बी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। जैसे अब माउंटेन्स की अगर हम बात करते हैं या सैंड माउंट्स डू ग्रो, हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स। ये किसके थ्रू ग्रोथ करते हैं, इनमें जो होता है कुछ मटेरियल्स होते हैं वो इनके सरफेस पे क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, यानी बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस। उनके सरफेस पे कुछ मटेरियल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वो उनमें जमा हो जाते हैं, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें जो ग्रोथ होता है वो हमारा अंदर से होता है। वो हमारा कहाँ से होता है, ग्रोथ इट्स फ्रॉम इनसाइड, हमारे अंदर से होता है। ग्रोथ therefore कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम। ये क्या है, जो ग्रोथ है ये हमारे लिविंग, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो है सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स माना गया है, यूनिक फीचर्स माना गया है जो ग्रोथ है। यानी ग्रोथ का मतलब कि ये हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, जब इनका जो मास बढ़ता है और इनका जो नंबर बढ़ता है उसी के साथ, मतलब किसी भी इंडिविजुअल का जो मास बढ़ता है या नंबर बढ़ता है उसी के साथ ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। जो आपका नेक्स्ट है वो है बच्चों रिप्रोडक्शन। अब देखिए ग्रोथ के बाद हम बात करें, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये भी जैसा कि आपने ग्रोथ में देखा, लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, ठीक है।
हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करते हैं तो जो रिप्रोडक्शन होता है रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग जो फीचर्स होते हैं मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। हमने आपको पहले ही बोला था कि जैसे अगर आप में मान लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो प्रोजेनी होती है, वो हूबहू अपने पेरेंट्स से सेम मैच नहीं करती है। जरूरी नहीं है कि जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, जो न्यू इंडिविजुअल्स है, वो अपने पेरेंट्स जैसा फिजिकल अपीयरेंस में हो या बाई नेचर हो, ठीक है, या बिहेवियर में हो, इस टाइप का जरूरी नहीं होता है। जैसा कि हमने आपको ए सेक्सुअल में बच्चों पहले ही बता दिया था कि ए सेक्सुअल में क्या होता है, उसमें सिंगल पेरेंट जो होता है जिम्मेदार होता है, सिंगल पेरेंट जो होता है वही जिम्मेदार होता है, वही अपने समान दो न्यू जो भी ऑफस्प्रिंग को या प्रोजेनी को जन्म देता है। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो इनमें क्या होता है, इनमें आपको जो है वेरिएशन देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलता है। हमने आपको क्लास में भी बताया था कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि जैसे कोई भी बच्चा है वो मेल और फीमेल जो भी गैमिट्स हैं उनके फ्यूज करने से जो जाइगोट बना है, वो जो चाइल्ड है उसमें मैटरनल यानी मदर के साइड से, यानी हमारे जो भी ननिहाल है, नानी नाना, वहां से भी बच्चों के अंदर कैरेक्टर्स आते हैं, और जो पैटर्नल यानी जो हमारे फादर है उनके साइड से, यानी जो भी हमारे दादी दादा के साइड से जो भी कैरेक्टर्स है वो आते हैं। तो इस तरीके से बच्चे में क्या होता है, कभी कभी ऐसा आपको देखने को मिलता है कि जो चाइल्ड होती है वो अगर फादर, मान लीजिए सपोज डेट आपके फादर जो है वो बिजनेसमैन है या इंजीनियर है, या मदर जो है हाउसवाइफ है या फिर वर्किंग वुमेन है, तो जरूरी नहीं है कि जो बच्चा है वो भी सेम प्रोफेशन को अपनाए, सेम चीजों को अपनाए। बच्चा कभी कभी बिल्कुल अलग हो जाता है, उसका नेचर बिल्कुल अलग हो जाता है, कभी वो डांसर बनना चाहता है, कभी उसका माइंड जो है वो सिंगर की तरफ जाता है, कभी वो एक्टिंग करना चाहता है, ठीक है, कभी वो साइंटिस्ट बनना चाहता है। तो इस तरीके से वेरिएशन जो है वो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा, और वेरिएशन जो है वो हमारे अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वेराइटी है वो कहाँ से आपकी मेंटेन होगी, वैरायटी इसी से ना मेंटेन होगी। नहीं तो अगर एक ही लोग धरती पे रह जाएंगे तो वही वैरायटी, अगर वही स्पीसीज आगे बढ़ती जाएगी और वही सेम चीजें रहेंगी तो उससे वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमें अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए हमारे लाइफ में सबका कंट्रीब्यूशन होता है। जो हमारे फार्मर्स होते हैं, जो हमें अनाज देते हैं, ठीक है, क्या फार्मर्स हो ना हो तो हमको अनाज मिलेगा? ऐसा नहीं है, ठीक है। हम कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन अगर अनाज नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से हमें भोजन मिलेगा, ठीक है। तो फार्मर्स जो होते हैं, जो किसान होते हैं, उनका बेटा अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। जो टीचर्स होते हैं उनका अपना, टीचर्स है तो वो हमें समझा रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमें लाइफ दे रहे हैं मदर फादर के बाद, ठीक है। डॉक्टर जो हो, अगर डॉक्टर ना हो तो हमारा ट्रीटमेंट कैसे होगा? इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि अगर जितने भी लोग हैं, अगर वेरिएशन है तभी इतने सारे लोग हैं, और इतने सारे लोग हैं तभी जो है हमारी सोसाइटी क्या है, जो है वो मेंटेन है, हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। अब देखिए असेक्सुअल का मतलब मैंने आपको बच्चा पहले ही बताया था कि जिसमें जो सिंगल पेरेंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, यानी वो अपने समान टू न्यू ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी को जन्म देते हैं। इस तरीके से जो फंजाई होती है वो मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। जो फंजाई होती है वो भी मल्टीप्लाई करके और वो आसानी से फैल सकती है, किसकी वजह से? इन द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा, और वो प्रोड्यूस कर सकती है। अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं, लोअर में मतलब अगर नीचे के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जैसे आपका ईस्ट हो गया, चाहे आपका हाइड्रा हो गया, तो ईस्ट हाइड्रा में हमें क्या देखने को मिलता है? बडिंग देखने को मिलता है। वी ऑब्जर्व बडिंग। और ये बडिंग क्या होती है बच्चों? बडिंग मतलब इसमें जो बड्स होते हैं वो पेरेंट्स बॉडी से अटैच्ड होते हैं, लेकिन जब वो अलग होते हैं, जब पेरेंट्स बॉडी से वो जब बिल्कुल अलग हो जाते हैं, अलग होके अलग मतलब सेपरेट होते हैं, तो वही बर्ड्स फिर आगे ग्रोथ करके क्या बनते हैं? फाइनली वो भी एक मैच्योर जो है वो हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम प्लेनेरिया को देखते हैं, एग्जांपल फ्लैटवर्म, तो वी ऑब्जर्व ट्रू रीजेनरेशन। ट्रू रीजेनरेशन का मतलब बेटा क्या होता है? रीजेनरेशन मतलब पुनः किसी चीज को जनरेट करना, फिर से बनाना। दैट इज अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म। जैसे कोई भी फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, फ्रेगमेंट का मतलब जो टूटा हुआ, जो अलग किया हुआ जो ऑर्गेनिज्म से वो रिजेनरेट होता है। रिजेनरेट मीन्स वापस से जनरेट हो जाता है, और जनरेट होकर के क्या करता है? द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो वो अपना खोया हुआ बॉडी पार्ट्स वापस से पा लेता है और वापस से नए ऑर्गेनिज्म्स में वो क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, नए ऑर्गेनिज्म्स में बदल जाता है। अब इस तरीके से हम फंजाई में देखते हैं, द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी हो गया, ठीक है, और उसके अलावा मॉसेस हो गए, आर इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। ये सभी किसके द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं, किसके द्वारा
रिप्रोड्यूस करते हैं, इनमें भी फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। यानी फ्रेगमेंटेशन से क्या होगा, वो फ्रेगमेंट जो है, जो अलग हुआ फ्रेगमेंट है, वो वापस से जो है क्या करेगा, अपनी बॉडी को प्राप्त कर लेता है ग्रोथ करके, और फिर नए ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बेटा क्या आता है, जैसे आपकी बैक्टीरिया हो गई, तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया भी जो है, जो सिंगल सेल बैक्टीरिया है, यानी जो सिंगल पेरेंट है, वो बैक्टीरिया डिवाइड्स करके, माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करके 2 डॉटर बैक्टीरिया जो है वो बनाएगी, और वो बिल्कुल सेम किसके जैसे होंगे, बिल्कुल अपने पेरेंट बैक्टीरिया जैसे ही वो दिखाई देंगे। इसी तरीके से यूनिसेलुलर एल्गी या फिर अमीबा की हम बात करते हैं, ये भी आपका रिप्रोडक्शन करते हैं। इनमें भी जो अमीबा में होता है बाइनरी फिजन होता है, यानी बाइनरी फिजन के थ्रू क्या होता है, जो अमीबा होती है जो आपकी 2 अमीबी में क्या होती है, डिवाइड हो करके वापस से वो ग्रोथ करके न्यू अमीबी जो है आपका मैच्योर अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है आपका, इसमें जो ग्रोथ के साथ दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इनमें क्या होती है, सेल्स की जो है वो नंबर जो है, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ मास जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर एंड मास। हम ग्रोथ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, ये किसके इक्विवेलेंट है ग्रोथ जो है, मतलब जब हमारे बॉडी का जो सेल नंबर है या जो मास है वो बढ़ता है, वही क्या कहलाता है आपका, वही आपका ग्रोथ कहलाता है। हेंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेस ऑफ दिस 2 टर्म्स, जैसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हो गया। तो आप ये जान लीजिए कि जो आपके फर्दर आगे चल के क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जैसे म्यूल्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा स्टेराइल वर्कर्स भी हो गए, यानी ये अपने समान बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, यानी वे कपल्स जो इनफर्टाइल यानी जिनमें फर्टिलिटी नहीं हो पाती है, जिनमें जाइगोट सेल नहीं बन पाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो आपके ये ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, यानी अपने समान बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं। फिर से इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आप देख रहे हो स्टेराइल वर्कर भी, स्टेराइल मतलब जो अपने समान बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, यानी वो ह्यूमन कपल्स जो कि अपने समान, यानी मेल और फीमेल दोनों की हम बात कर रहे हैं, जो अपने समान बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, यानी जिनका जो फर्टिलाइजेशन यानी जो फर्टिलिटी है उनकी जो है वो इनफर्टाइल है, यानी वो उनमें जो है जाइगोट सेल वो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑफ कोर्स जो आपके नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाई इटसेल्फ। अब देखिए बच्चों, ये तो हमने पढ़ा कि जो भी हमारा ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है वो क्या है, वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके यूनिक फीचर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही अभी आज के समय में जो सबसे ज्यादा जो सबको परेशान किए हुआ है वो है वायरस, ठीक है। वायरस जो होता है, वायरस एक ऐसा है ऑर्गेनिज्म जिसे कि हम कह सकते हैं कि विच इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। वायरस को क्या कहा जाता है, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है, यानी अगर ये निर्जीव है दैट मीन्स अगर ये सजीव के अंदर एंट्री करती है तो ये क्या हो जाएगी, पुनः एक्टिव हो जाएगी, ये तुरंत सक्रिय हो जाएगी। तो जो वायरस होता है, वायरस को इसीलिए कहते हैं कि जो वायरस होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की क्या मानी जाती है, कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है, ठीक है। अब देखिए अन्य आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आ रहा है वो है लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। अब ध्यान से बच्चों देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं, केमिकल से बने हुए हैं। ये केमिकल्स कैसे होते हैं, दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग, स्मॉल और बड़े, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, अलग अलग क्लास से बिलोंग करते हैं, साइज से बिलोंग करते हैं और इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। इन सभी के बारे में बच्चों हम आगे चल के इसमें देखिए बायोमोलिक्यूल्स दिया हुआ है जिसके बारे में हम इसी क्लास 11th में ही बायोलॉजी में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये जो मेटाबॉलिक आपकी जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी मेटाबॉलिक जो भी रिएक्शंस होते हैं, तो ये सबसे पहले बच्चों ये ध्यान से देखिए कि जो आपके मेटाबॉलिज्म होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म आपके होते क्या हैं, व्हाट डू यू मीन बाई मेटाबॉलिज्म। अब देखिए आपने सुना होगा कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, आपने सुना होगा कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बारे में बच्चों आपने सुना होगा, वो इसी के क्या है, वो इसी के पार्ट हैं। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब, सबसे पहले बच्चों मेटाबॉलिज्म का आप मतलब समझ लीजिए, ठीक है।
आप क्लास 10th में भी बायो में आपने पढ़ा होगा, डाइजेशन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये आपका द केमिकल प्रोसेसेस होता है इन प्लांट्स या एनिमल्स में, जिसमें कि दैट चेंजेस फूड इनटू एनर्जी एंड हेल्प देम टू ग्रो। यानी ये वो केमिकल प्रोसेसेस होता है किसमें, जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं या जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, ये जो है आपके चेंज, मतलब जो भोजन होता है वो चेंज होता है किसमें, भोजन जो पहले तो हम अपने भोजन का हम इस्तेमाल करते हैं, भोजन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि हमारे अंदर एनर्जी आए, ठीक है। तो ये जो फूड होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनटू एनर्जी। यानी हमने पहले ही बोला था कि अगर हमें पढ़ाई करना है, हमें वर्क करना है, तो उसके लिए हमारे अंदर एनर्जी होना जरूरी है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी हमें भोजन से मिलती है, ठीक है। और भोजन में भी जब आप 5 कंपोनेंट्स आप लेते हो अपने भोजन में, यानी कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, आपका प्रोटीन है, ठीक है, तो इन सब से तब जाकर के आपको, इसको कहा जाता है बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार। जब आप ये लेते हो तभी आपको कंप्लीट वे में आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी का इस्तेमाल किसमें होगा, जो कि आपको मदद करेगी किसमें, एंड हेल्प देम ग्रो, वो आपके बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करती है। तो ये मेटाबॉलिज्म बेटा, आई थिंक आपको समझ में आया कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी सोचिए हजारों की संख्या में, हजारों में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है वो किसमें होता है, आपके जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी के भीतर होता है। और ये जो होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स होता है वो क्या होता है, या तो वो यूनिसेलुलर होगा बच्चों, या फिर वो मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है। यूनिसेलुलर अगर होता है तो सिंगल सेल के थ्रू उसमें सारी चीजें होती हैं, सिंगल सेल की मदद से होती हैं। मल्टी सेलुलर अगर होता है तो उसमें जो लॉट्स ऑफ सेल्स हैं, तो उसमें जो भी स्पेसिफिक सेल्स होती है उसकी मदद से उसमें होता है, ठीक है। अब देखिए, आल प्लांट, सभी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई होगी और माइक्रोब्स हो गए, इन सभी में बच्चों क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। आल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मीन्स बच्चों क्या हो गए, जो भी छोटे छोटे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। इन सभी में क्या होता है बच्चों, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म के बारे में आप फिर से सुन लीजिए, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ये वे प्रोसेस होते हैं किसमें, आपके प्लांट्स और एनिमल्स में, या जो भी आपके माइक्रोब्स में, जिनमें जो चेंजेस होता है, क्या चेंजेस होता है, जो फूड है वो किसमें चेंज होती है, एनर्जी में, वो हमें एनर्जी देती है। और ये एनर्जी और ये जो भोजन है ये वापस से किसमें मदद करता है, हमारे ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है। तो आपने देखा कि जो आपके यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सब में, फंजाई और आपका जो माइक्रोब्स है, इन सब में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी, जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के भीतर होता है वो क्या कहलाता है, विच इज मेटाबॉलिज्म। क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। बट ये मेटाबॉलिज्म जो होता है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म, पर मेटाबॉलिज्म जो है ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं पाया जाता है। देखिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं बच्चों, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटेड किए जा सकते हैं, ठीक है, कहाँ से, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर से, टू इन सेल फ्री सिस्टम। यानी इसमें होता क्या है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, कि जो आपके आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं इन अ टेस्ट ट्यूब, इज आइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग थिंग्स। यानी अभी हमने आपको वही बताया था ना कि जैसे आपका जो है नाइदर लिविंग और नॉर लिविंग थिंग्स, का मतलब क्या हो गया, जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि जो कि आपके, अभी हमने वायरस के बारे में बताया था कि वो क्या होता है, आपका लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की कड़ी मानी जाती है। इसी तरीके से मेटाबॉलिज्म के बारे में हम देखते हैं कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए विदाउट एक्सेप्शन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो कि आपका इन वाइट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स। वाइट्रो क्या है, नॉट लिविंग थिंग्स है, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, लेकिन इसमें जो लिविंग रिएक्शन होता है श्योरली होता है। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें जो मेटाबॉलिज्म था ये आपके, इसमें ये 2 टाइप्स का होता है मेटाबॉलिज्म का। हम आपको एग्जांपल दे दें, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है। क्या होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अब देखिए, ये एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। एनाबॉलिज्म जो होती है बिल्ड्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस। क्या काम करती है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कहाँ से, सिंपलर वन से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाती है। और जो कैटाबॉलिज्म होती है वो ब्रेक करती है, किसको तोड़ती है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर में। किसमें तोड़ती है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को
स्मॉलर में तोड़ती है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, कि कैटाबॉलिज्म में आपने क्या देखा कि कैटाबॉलिज्म में, आप एक बार फिर से सुन लीजिए, कि कैटाबॉलिज्म में आपके जो भी ब्रेकडाउन होता है, किसका ब्रेकडाउन ऑफ जो भी आपका होता है वो किसका होता है कैटाबॉलिज्म में, ध्यान से सुन लीजिए। इसमें आपका ब्रेक होते हैं छोटे बड़े मॉलिक्यूल्स किसमें, इनटू स्मॉलर्स में। लेकिन एनाबॉलिज्म में क्या होता है, बिल्डअप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वंस, सिंपलर मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखो बच्चों, हम देखते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनमें एबिलिटी होती है, इन दिस एबिलिटी टू सेंस दियर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। जैसे वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के प्रति कोई भी सेंस, अगर कोई भी बातें होती हैं तो उनमें उस एबिलिटी को उस एबिलिटी होती है कि उस चीज़ों को वो महसूस कर सकता है। ठीक है, जैसे बेटा हम रास्ते में चलते हैं, कभी कभी अचानक से आप देखते हो कि डॉग आ जाता है या कोई भी एनिमल्स ऐसा आ जाता है, तो तुरंत हम अपने आप में, हमारे में एबिलिटी होती है ना, हम तुरंत वहां से हटने का प्रयास करते हैं। ठीक है, या कभी कभी आप देखते हो रेट जो है, चूहा जो घर में दौड़ते रहते हैं, अचानक से कहीं से बाहर से वो केट को देखता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए भागता है और जो केट है वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम सब में क्या होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो सेंस होता है, वो एबिलिटी होता है जो कि हमें सजग बनाए रखता है, हमें सावधान करता है किसके प्रति, हमारे इन्वायरमेंट के प्रति। जो भी रेस्पॉन्स होते हैं, रेस्पॉन्स टू दिस इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। और ये स्टिमुलाई कैसे हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल्स भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, वी सेंस अवर इन्वायरमेंट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन्स। अब हम किसके थ्रू सेंस करते हैं, किसके थ्रू हम किसी भी चीज को महसूस करते हैं, हमारे जो भी सेंस ऑर्गन है। ठीक है, हमारे सेंस ऑर्गन क्या है, हमारे जो भी आईज है, नोज है, ईयर है, टंग है, स्किन है, यानी इन सब से क्या होता है, जैसे आईज है, आईज से हम चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, कि हमारे सामने कोई भी जो भी ऑर्गेनिजम्स होता है, अगर कोई भी दूसरा जीव उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो वो उसको उसके आहट से क्या करता है, पहचान जाता है। ठीक है, नहीं उसको सेंस है, तभी तो हम किसी भी चीज को जो है देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्किन के थ्रू हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होती हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में भी रेस्पॉन्स करता है, प्लांट्स भी जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के प्रति रेस्पॉन्स करता है। और वो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉल्यूटेंट्स। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि प्लांट जैसे फोटोसिंथेसिस करता है ना, तो फोटोसिंथेसिस वो किसकी मदद से करता है बच्चों, किसकी मदद से करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से करता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर उसको कहाँ से मिलता है, इन्वायरमेंट से ही ना मिलता है, यानी आउटसाइड से मिलता है, बाहर से मिलता है। ठीक है, और टेम्परेचर और अदर ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूटेंट, और देखिए उसके साथ ही साथ उसको सनलाइट की भी जरूरत होती है, सनलाइट की भी जरूरत होती है, क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है। तो यानी जो प्लांट्स होते हैं वो भी आपके रिस्पॉन्स करते हैं ना, किसके लिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स के प्रति वो भी रेस्पॉन्स करते हैं। यानी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स उनका क्या है, लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, ये सभी क्या होते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी प्लांट जो है वो कैसे फोटोसिंथेसिस करता है, विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। और वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं। ठीक है, और उनकी मदद से वो क्या करता है, उनकी मदद से वो ग्लूकोज बनाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट मतलब यानी वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, यानी कॉम्प्लेक्स, यानी सिंपल से क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स में वो चेंज हो रहा है, सिंपल मॉलिक्यूल से, यानी सिंपलर मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकली कन्वर्ट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स में चेंज हो रहा है, यानी वो ग्लूकोज दे रहा है, हमें कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। तो इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे रिस्पॉन्स देते हैं, किसके प्रति, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं। पॉल्यूटेंट्स का मतलब जैसे आप देखते हो कि पॉल्यूशन काफी बढ़ता जाता है, तो पॉल्यूशन का भी असर लिविंग थिंग्स पे भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, हम सब पे पॉल्यूशन का असर होता है। पॉल्यूशन से हमें तमाम तरीके की डिजीज होने के खतरे होते हैं, उसी तरीके से प्लांट पे भी पॉल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस। जितने भी हमारे प्रोकैरियोट से लेकर के यूकैरियोट तक जो भी कॉम्प्लेक्स हैं उन सभी में सेंस वो सब कर सकते हैं और रेस्पॉन्स दे सकते हैं, किसके प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति वो सभी जो हैं वो रेस्पॉन्स दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी हमारे ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल
केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज, वो हैंडल कर सकते हैं जो भी केमिकल्स उनके बॉडी में एंट्री करता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसीलिए काफी अवेयर होते हैं, काफी जागरूक होते हैं, अपने चारों तरफ के जो भी इन्वायरमेंट के प्रति काफी अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं। जिसमें से मनुष्य कैसा प्राणी है, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। मनुष्य कैसा प्राणी है जो कि हमेशा ही अवेयर होता है अपने प्रति, हमेशा ही सजग रहता है, हमेशा ही अपने आप को लेके सावधान रहता है। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन बीइंग है, इसके लिए हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, जो कि सदा अपने लिए क्या रहता है, जागरूक रहता है। ठीक है, तो ये बेटा हमारा था, क्या था, आपने इसमें क्या देखा कि जो भी हमारे आपने देखे, आपको मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि जो लिविंग थिंग्स, आपने सबसे पहले लिविंग थिंग्स के बारे में देखा कि लिविंग थिंग्स होता क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, आपके जो है इनमें जो यूनिक फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो क्या है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा जो अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने आपको पूरा डिटेल बताया। ठीक है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म क्या होता है, आ रही बात समझ में बच्चों? तो ये सारी चीजें आपने देखा, उसके साथ ही आपने देखा कि अब देखिए जो नेक्स्ट है वो ये है कंसिक्वेंस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यह भी एक अन्य प्रॉपर्टी है, यानी इसका मतलब क्या होता है, चेतना, हमारे अंदर चेतना होना। ठीक है, इसको कहा जाता है चेतना। सो व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स, जब ये आता है ह्यूमन बींग्स के पास, तो इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है लिविंग स्टेट के रूप में इसे डिफाइन कर पाना। जैसे अब देखिए बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है, चेतना की हम बात कर रहे हैं, कभी कभी आप ऑब्जर्व करते हो किसी पेशेंट को, जैसे कभी कभी हम टीवी सीरियल भी देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उसमें जब कभी ऐसा सीन आता है जिसमें आप देखते हो कोई पेशेंट है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है या उसके बॉडी से ब्लड काफी ज्यादा लॉस हो गया है, तो वो कोमा में चला गया। तो कोमा में जो चला जाता है तो उस पेशेंट को आप ऑब्जर्व करते हो, या आपके घर में भी कभी ऐसा आसपास कहीं कुछ आप ऐसा देखते हो, तो आपको क्या दिखाई पड़ता है, वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल, कि हम पेशेंट को क्या देखते हैं कि हॉस्पिटल में वो कोमा में है, वर्चुअली सपोर्टेड बाई मशीन, वो किसके द्वारा सपोर्ट में उसको मतलब रखा गया है वहां पे, मशीन के थ्रू, विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, अब जो पेशेंट होता है इज अदरवाइज ब्रेन डेड, मतलब अब जो पेशेंट है, आप देखते हो कि जो पेशेंट कोमा में होते हैं तो उनको क्या होता है कि अगर आप कोई बात उनके सामने करते हो वो सुनता है, लेकिन वो उस चीज को रेस्पॉन्स नहीं कर पाता है, वो उस चीज को रेस्पॉन्स नहीं कर पाता है। तो इसको आप क्या कहोगे कि द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्सिक्वेंस, यानी उसका खुद का अपनी जो है चेतना वो पूर्ण रूप से नहीं है। यानी आप कह सकते हो कि आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, क्या वो कभी भी अपने जो नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आएगा, यानी वो लिविंग माना जाएगा या नॉन लिविंग? नहीं, सही बात है, कोमा के लिए आप देखते हो डॉक्टर भी यह बात कभी कभी कहते हैं कि हम कैसे बताएं कि आपका जो पेशेंट है वो कब तक होश में आएगा, इस बात की गारंटी वो भी नहीं लेता है, क्योंकि जो उसकी कंडीशन होती है, जो उसका मेंटल जो स्टेटस होता है, उस स्टेट के बारे में डिफाइन कर पाना ही पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो कॉन्सिक्वेंस होता है यानी चेतना, ये भी जो है हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका एक जो है मेन जो है वो फीचर से मेन जो है प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि यहाँ तक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर आएंगे, तब तक आप इसको रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।